नमस्कार दोस्तों, जीएस एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मध्यकालीन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अध्ययन करने वाले हैं रजिया बेगम का या रजिया सुल्तान का। तो आप लोगों ने पिछले एपिसोड में या पिछले वीडियो में देखा था कि इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाने के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, लेकिन वह एक अयोग्य शासक था, इसलिए लगभग 6 माह तक वो शासन किया था और जगह जगह विद्रोह होने लगा। जब जगह जगह विद्रोह होने लगा तो रजिया ने इसी बात का फायदा उठा करके लाल वस्त्र पहन करके और रजिया ने न्याय मांगा और अमीरों के सहयोग से रजिया दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर आसीन हो गई। और जब आसीन हो गई तो आप जानते हैं कि उस समय महिलाओं की कंडीशन सही नहीं थी। लोग ये विश्वास करते थे कि एक महिला एक पुरुष के ऊपर शासन कैसे कर सकती है, इसलिए जगह जगह रजिया का भी विरोध होने लगा। रजिया जो है, विरोध होने के बावजूद इसने अपने संघर्ष को जारी रखा। अब इसके समय में अमीर ए आखूर के पद पर मलिक जमालुद्दीन याकूत खां था। कौन था? मैंने कहा कि रजिया के समय में, उसके समय में अमीर ए आखूर के पद पर कौन था? मलिक जमालुद्दीन याकूत खां था। और रजिया जो है वह कद की छोटी थी, और जब कद की छोटी थी और घोड़े जो है वो काबुल वाले बड़े बड़े घोड़े थे, तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि जब रजिया घोड़े पर सवार होने जाती थी तो यह मलिक जमालुद्दीन याकूत खां थोड़ा सा टेक लगा देता था, और टेक लगाने की वजह से जनता में विश्वास होने लगा कि लगता है कि रजिया मलिक जमालुद्दीन याकूत खां से प्रेम करती है। और आप जानते हैं कि सही बात जो होती है वो जल्दी ही समाज में नहीं फैलती है, लेकिन जो बुरी बातें होती हैं, किसी के खिलाफ बातें होती हैं, किसी के प्रति षड्यंत्र होता है, तो ये चीजें बहुत जल्दी समाज में व्याप्त हो जाती हैं। रिजल्ट यही हुआ कि लोग रजिया के ऊपर शक करने लगे। रजिया ने इस शक का खंडन करने के लिए क्या किया कि वह भटिंडा के शासक अल्तुनिया से विवाह कर लिया। किससे कर लिया? भटिंडा के शासक अल्तुनिया से विवाह कर लिया। और उसके बाद भी जगह जगह विद्रोह हो रहा था। तो ध्यान दीजिएगा, जो रजिया का पहला विरोध किया था उसका नाम था कबीर खान, लेकिन जो अमीरों के गुट का नेतृत्व कर रहा था उसका नाम था मुल जुनैदी। इसके अलावा एतगीन और अन्य लोगों ने भी रजिया का विरोध किया। अब ध्यान दीजिएगा, रजिया ने क्या किया? रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुषों की तरह कुबा कुलाह पहनना शुरू कर दिया। कुबा क्या था? कुबा का मतलब होता है कोट और कुलाह का मतलब होता है टोपी, और वह खुले दरबार में आने जाने लगी। अब ध्यान दीजिएगा, धीरे धीरे विद्रोह जब बढ़ने लगा और रजिया को ऐसा लगा कि अब वह विद्रोह को नहीं दबा पाएगी, तो ऐसी कंडीशन में रजिया ने क्या किया कि वह सोची कि हम चल करके अपने पति को लेकर के आते हैं और दोनों मिलकर के विद्रोह को दबाएंगे। ऐसी कंडीशन में हुआ क्या कि इसी समय कुछ षड्यंत्र हो गया। और षड्यंत्र क्या हुआ कि जब वह अपने पति को लेने गई और पति को लेकर के वापस आ रही थी, तो वहीं कैथल नामक स्थान पर कुछ अज्ञात लोगों ने रजिया की और उसके पति की हत्या कर दी। ध्यान दीजिएगा, पुक्स में मिलता है कि हिंद डाकुओं ने उसकी हत्या कर दी। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि डाकू का मतलब होता है अज्ञात लोग, और अज्ञात का मतलब कि आप ही हैं और एक शरीफ इंसान हैं, और किसी के घर में रात में नकाब बांध के कूद जाइए तो क्या वो कहेगा कि शरीफ इंसान आए हुए हैं? नहीं कहेगा। क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि डाकू का मतलब होता है कि अज्ञात लोग, और मुंह बांध कर कोई भी आ जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में ध्यान रखिएगा कि हिंद डाकुओं ने मार दिया, लेकिन कुछ इतिहासकारों ने लिखा कि इसमें बहराम शाह और एतगीन की चाल थी। चाल क्या थी? क्योंकि जो बहराम शाह इसके पहले गद्दी पर बैठना नहीं चाह रहा था, वह बहराम शाह जो रजिया का भाई था, अब वह गद्दी पर आसीन हो गया। और जो विरोध कर रहा था इसका एतगीन, उस एतगीन को
उसने एक नए पद पर बैठा दिया। तो यहां ध्यान दीजिएगा, रजिया के चैप्टर में हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी। उसने जो है पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुषों की तरह कुबा और कुलाह पहनना शुरू किया। इसने भटिंडा के शासक अल्तुनिया से विवाह किया और इसके समय में अमीर ए आखूर के पद पर मलिक जमालुद्दीन याकूत खां था और लास्ट में कैथल नामक स्थान पर 1240 में इसकी हत्या कर दी गई। इसका टाइम पीरियड 1236 से लेकर के 1240 ईस्वी तक माना जाता है। तो ये देख लिया आपने रजिया के बारे में। अब रजिया के मरने के बाद शासक कौन बना? बहराम शाह। कौन बना? बहराम शाह। बारह सौ 1240। अब रजिया के बाद शासन कौन किया? बहराम शाह किया। बहराम शाह का टाइम पीरियड क्या है? 1240 से लेकर के 1242 ईस्वी तक। 2 वर्ष तक सिर्फ इसने शासन किया। कौन था ये? रजिया का भाई था। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि जब बहराम शाह एक अयोग्य शासक था, अयोग्य शासक होने के नाते इसने क्या किया? इसने एक नए पद का सृजन किया जिसका नाम था नाइब ए मुमालिकात। शॉर्ट में इसको हम नाइब के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या कहा मैंने कि बहराम शाह ने एक नए पद नाइब ए मुमालिकात का सृजन किया और इस सृजन पर, इस पद पर सबसे पहले उसी अपने मित्र एतगीन को बैठाया जो रजिया का विरोधी था। तो यहां ध्यान दीजिएगा कि इससे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? सिर्फ एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो भी सिविल की परीक्षाओं में आता है, वनडे एग्जामों में कम ये सब पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बहराम शाह कौन था? रजिया का भाई था। शासन कब किया? 1240 से लेकर के 1242 ईस्वी तक। अब देखने की बात यह है कि जो बहराम शाह है इसने एक नए पद नाइब ए मुमालिकात का सृजन किया और जब नाइब ए मुमालिकात का सृजन किया तो इस पद पर पहली नियुक्ति एतगीन को दिया और इस पद का सर्वाधिक उपयोग करने वाला व्यक्ति बलबन था। तो इससे 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। ये शासक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब नेक्स्ट शासक की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला शासक जो हुआ वो हुआ अलाउद्दीन मसूद शाह। कौन हुआ? अलाउद्दीन मसूद शाह। और अलाउद्दीन मसूद शाह ने 1242 से लेकर के 1246 ईस्वी तक शासन किया और जब 1246 ईस्वी तक शासन किया तो यहां ध्यान दीजिएगा कि 1246 ईस्वी तक शासन किया, लेकिन इसका भी टाइम पीरियड बिल्कुल इसके समय में कुछ भी नहीं हुआ। यह भी एक अयोग्य शासक था, सिर्फ सत्ता की बात थी, इसलिए लोग वंशानुगत था, इसलिए लोग आसीन होते पद पर चले आ रहे थे। तो एक जानकारी आपको बताएं कि इसके समय में जो बहराम शाह ने नाइब का पद गठित किया था उस पद पर कौन था? मलिक कुतुबुद्दीन हसन था। तो यहां एक पॉइंट ध्यान रखना है कि बहराम शाह द्वारा नियुक्त किए गए नाइब के पद पर अलाउद्दीन मसूद शाह के समय में कौन था? तो मलिक कुतुबुद्दीन हसन था और उसका एक वजीर था जिसका नाम था मुहाजिबुद्दीन। क्या नाम था? मुहाजिबुद्दीन। अब ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट शासक की तरफ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो वो शासक है नसरुद्दीन महमूद। कौन है? नसरुद्दीन महमूद। अब नसरुद्दीन महमूद जो है यह 1246 से लेकर के 1266 तक शासन किया, पूरा 20 साल शासन किया। अब इस 20 साल में इसकी क्या खास बात है? सिर्फ 2-3 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं और चाहे वो सिविल परीक्षा हो, चाहे कोई वनडे एग्जाम हो, बहुत जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं बता रहा हूं, उसमें बहुत ध्यान सुनिएगा। नसरुद्दीन महमूद कौन था? नसरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश का प्रपौत्र था। कौन था? इल्तुतमिश का प्रपौत्र था। और जब यह इल्तुतमिश का प्रपौत्र था तो इसने जो है दिल्ली के सिंहासन पर यह आसीन हो गया। दिल्ली के सिंहासन पर आसीन होने के बाद इतिहासकार मिनहाजुद्दीन सिराज, जिसका नाम आप सुने होंगे, जिसकी एक पुस्तक है तबकात ए नासिरी। कौन सी पुस्तक है? तबकात ए नासिरी। और जो तबकात ए नासिरी पुस्तक है वह सुल्तान नसरुद्दीन को समर्पित है और इतिहासकार मिनहाजुद्दीन सिराज ने उसे दिल्ली का आदर्श सुल्तान बताया है। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि इल्तुतमिश का प्रपौत्र जिसने दिल्ली पर शासन किया, क्या नाम था?
तो नसरुद्दीन महमूद था। और नसरुद्दीन महमूद के समय में इतिहासकार मिनहाजुद्दीन सिराज को दिल्ली का प्रमुख काजी बनाया गया। और जब दिल्ली का प्रमुख काजी बनाया गया तो उसकी एक पुस्तक थी जिसका आप ध्यान रखेंगे, तबकात ए नासिरी। कौन सी पुस्तक थी? तो इतिहासकार मिनहाजुद्दीन सिराज की एक पुस्तक थी जिसका नाम था तबकात ए नासिरी। और तबकात ए जो नासिरी है, इस पुस्तक में इतिहासकार मिनहाजुद्दीन सिराज ने नसरुद्दीन को दिल्ली का आदर्श सुल्तान बताया था। अब खास बात इसकी क्या थी? इसकी खास बात यह थी कि यह दिल्ली का ऐसा सुल्तान था जिसने कुरान की आयतों को बेचकर और टोपी सिलकर अपने जीवन का निर्वाह किया। अब आप सोचेंगे कि यह दिल्ली का सुल्तान था और उसके बाद फिर भी कुरान की आयतों को लिखकर बेचता था मार्केट में और टोपी सिलकर बेचता था और उसके बाद अपने जीवन का निर्वाह करता था। तो ऐसा क्यों करता था? तो इसका मानना था कि भाई जो हमारे राजकोष में धन है, यह धन पता नहीं कितने लोगों को मारकर कितने खून से सींचा हुआ है, तो इस धन का उपयोग हम अपने लिए न करके बल्कि हम अपनी मेहनत से कमा करके अपने लिए जो है भोजन का इंतजाम करें। तो थोड़ा सा अलग सोच वाला इंसान था और अलग सोच के कारण ही यह क्वेश्चन पूछा जाता है। और ध्यान रखिएगा, यह इसलिए पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सुल्तान था जो टोपी सिलकर और कुरान की आयतों को बेचकर अपने जीवन की परवरिश करता था? तो वो था नसरुद्दीन महमूद। ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ? नाइब, जो आपने सुना था अभी बहराम शाह के बारे में कि बहराम शाह ने एक नए पद नाइब का सृजन किया था। अब उसकी डिमांड आगे बढ़ती गई। ध्यान दीजिएगा, अब इसके समय में कौन आया? बलबन। और बलबन इस नाइब के पद पर आसीन हो गया। नाइब का जो पद था यह सुल्तान से 9-10 का पद था, अर्थात सुल्तान से नीचे का पद था, अर्थात सुल्तान के न रहने पर नाइब ही सारे कार्यों को देखता था। अब यहां ध्यान रखिएगा कि ऐसा जब बलबन उस पर आसीन हो गया तो बलबन कौन था? बलबन उसका ससुर था। किसका? नसरुद्दीन महमूद का। कि बलबन के बारे में हम आगे विस्तृत अध्ययन करेंगे। यहां ध्यान देंगे कि नसरुद्दीन का ससुर था बलबन और उस पद पर था, और नसरुद्दीन टोपी बेच करके अपना काम चलाते थे और बलबन पूरे जो है 20 साल तक उस पर शासन किया। अब आप सोच सकते हैं कि जब एक व्यक्ति टोपी बेच कर कार्य कर रहा है और नाइब ही सारा सत्ता का सब कुछ हैंडल कर रहा है, तो इसलिए क्या किया कि 1254 में नसरुद्दीन ने छत्र प्रयोग की अनुमति बलबन को दे दिया। क्या दे दिया? छत्र प्रयोग की अनुमति बलबन को दे दिया। छत्र क्या होता था? तो छत्र मित्रों सुल्तान के पद का प्रतीक होता था। क्या होता था? सुल्तान के पद का प्रतीक होता था, अर्थात सुल्तान के न रहने पर सुल्तान के सारे अधिकारों का प्रयोग करना, ठीक है, उसके लिए होता था, अर्थात वह सुल्तान के सारे अधिकारों का प्रयोग कर सकता था। 1266 में अकस्मात इसकी मृत्यु हो गई नसरुद्दीन महमूद की, और उसके बाद वही इसका ससुर बलबन दिल्ली का अगला सुल्तान बना। तो इस वीडियो में यही तक, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे बलबन, कैकुबात और क्यूमर्स।